सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है एनसीईआरटी हिंदी वसंत भाग 3 यानी कक्षा 8 की क्लास है 9। जो पाठ है हमारा कबीर की साखियाँ। इससे पहले हम 8 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और वो थोड़ा सा जल्दी ही हम ये पूरे 18 जो लेसन हैं एनसीईआरटी हिंदी के कोशिश करेंगे कि 2 या 3 क्लास में ही इनको कंप्लीट करा दूं। और इसके बाद हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो ग्रामर है वो करेंगे, क्योंकि उसमें से ही जो ग्रामर है इस बारी बोला हुआ है कि उसी में से आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कबीर की साखियाँ। फिर पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान संत थे। उन्होंने अपने बारे में कुछ न कुछ कहकर भक्त सुधारक साधक का कार्य किया था। माना जाता है कि उनका जन्म 1398 विक्रमी संवत में माना जाता है इनका समय काशी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु सन 1518 काशी के निकट मगहर में हुई थी। उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर ने स्वयं संकेत दिया है कि उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनके नाम थे कमाल और कमाली। कबीर निरक्षर थे। उनका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं था। वे मस्तमौला, फक्कड़, लापरवाह और फकीर थे। वे जन्मजात विद्रोही, निर्भीक, परम संतोषी और क्रांतिकारी सुधारक थे। उन्हें न तो तत्कालीन शासकों का कोई भय था और न ही विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का। कबीर की प्रामाणिक रचना बीजक है, जिनके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। इनकी भाषा को सद्धुक्कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकी भाषा को सद्धुक्कड़ी कहते हैं। तो ये जो इनकी साखियाँ हैं इनका सिर्फ सार पढ़ेंगे हम। पाठ में संकलित जो साखियाँ संत कबीरदास जी द्वारा रची गई हैं। साखी एक विशेष प्रकार का काव्य रूप होता है। क्या होती है साखियाँ? एक विशेष प्रकार का काव्य रूप। इन साखियों में कवि ने नीति के वचनों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। किसके वचनों को? नीति के वचनों को। जो ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी है इसमें से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो हमारे टीजीटी हिंदी में आते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। प्रथम साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तुम किसी साधु की जाति को कभी मत पूछना। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि किसी साधु की जाति को कभी मत पूछना। यदि उससे कुछ पूछना भी है तो उसके ज्ञान के बारे में पूछना। क्या पूछना? ज्ञान के बारे में पूछना। कवि कबीर कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था यानी जो जात पात है, जाति पाति है, वे कुछ नहीं रखा, यानी कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जाति की उपेक्षा कर उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। यानी जाति को छोड़कर हमें किसके बारे में पूछना चाहिए? ज्ञान के बारे में। दूसरी साखी में, पहली साखी में क्या कहा है कि वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, यानी कि जाति पाति के बारे में ना पूछकर हमें क्या पता होना चाहिए? किसी के ज्ञान के बारे में, यानी कभी भी साधु से उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। दूसरी साखी में क्या कहा है कि मनुष्य तुम तलवार का मोल तोल न करो कि म्यान का भी। वो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तुम तलवार का मोल तोल करो न कि म्यान का, यानी तुम सिर्फ तलवार से मतलब करो, म्यान से नहीं, जिसमें म्यान रखी जाती है उससे नहीं। तुम तलवार खरीदो और म्यान की कोई चिंता न करो, यानी जो काम होगा वो तलवार से होगा, म्यान तो सिर्फ उसको संभालने के काम आती है। तीसरी साखी में क्या कहा है? तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारे पास यदि कोई एक गाली आती है, यानी अगर हमें कोई गाली देता है और उत्तर देते हैं तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। गाली को कभी उलटना नहीं चाहिए, नहीं उलटना चाहिए। यानी यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें उसका कभी भी कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह फिर अनेक रूप धारण कर लेती है। उसे अकेले ही रहने देना चाहिए। यानी अगर कोई गाली देता है तो बोलता रहने दो उसको कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वापसी में बोलते हैं तो बहुत सारी बातें फिर निकल जाती हैं और वह बहुत सारे रूप धारण कर लेती है। कबीरदास कहते हैं माला तो मानव के हाथ में घुमाई जाती है और जीभ मानव के मुख में घूमती है। कि माला को तो मानव जो मनुष्य है वो अपने हाथ से फेरता है, और जो जीभ है वो मानव के मुख में यानी मुंह में होती है। मन चारों ओर विभिन्न दिशाओं में घूमता है, लेकिन यह मनुष्य को याद नहीं रहता है। कि माला को तो मानव अपने हाथ में घुमा लेता है, और जो जीभ है वो मानव के मुख में घूमती है। और मन को जो मानव है वो चारों दिशाओं में घुमा लेता है, लेकिन मनुष्य को याद फिर भी नहीं रहता। चौथी साखी में क्या कहते हैं कबीरदास जी
कभी उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई है, यानी पर निंदा से हमें बचना चाहिए। हमें तो उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे पैरों के नीचे दबी हो, क्योंकि जब उसका एक तिनका उखड़कर आँखों में गिर जाता है तो मनुष्य को अत्यंत दुख एवं पीड़ा होती है। पांचवी साखी यानी घास के उस एक तिनके को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए भाई। यदि वह अपनी हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें बहुत ही पीड़ा होती है, कष्ट होता है। पांचवी साखी में कबीर नीति वचन देते हुए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पांचवी साखी में नीति वचन देते हुए कहते हैं कि हे मानव, इस विश्व में जिस व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता उसका मन शीतल होता है, यानी वह बहुत ही शांत मन का व्यक्ति होता है। तुम अपना सारा गुस्सा और क्रोध त्याग कर सभी पर दया का भाव रखो। इस प्रकार कवि ने उक्त वचनों के द्वारा मनुष्य को अनेक शिक्षाएं दी हैं। कितनी कबीरदास जी ने अपनी साखियों के द्वारा मनुष्य को बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। अभी इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। साखियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो किसके द्वारा रचित हैं साखियाँ? कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं। साध को क्या नहीं पूछना चाहिए? तो क्या नहीं पूछना चाहिए? साध को उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछना चाहिए? हमें उससे उसका ज्ञान पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, साध का क्या पूछना चाहिए? यानी पहले प्रश्न नंबर 2 था कि साध का क्या नहीं पूछना चाहिए, तो क्या नहीं पूछना चाहिए? जाति। और क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। कवि ने म्यान को क्या माना है? क्या माना है कवि ने म्यान को? कवि ने म्यान को महत्वहीन माना है, और महत्वपूर्ण किसको माना है? तलवार को। किसको माना है? तलवार को। गाली का उत्तर गाली से देने पर क्या होता है? क्या होता है गाली का उत्तर गाली से देने पर? गाली अनेक रूप धारण कर लेती है, यानी गाली गलौज अधिक होने लगता है। हाथ में क्या फिरता है? क्या फिरता है हाथ में? तो हाथ में माला फिरती है। मुंह में क्या फिरता है? मुंह में जीभ फिरती है। क्या फिरती है? मुंह में जीभ फिरती है। मन कहाँ फिरता है? मन जो है वो कहाँ पर फिरता है? तो सर्वत्र, यानी कि सब जगह, यानी सब जगह पर मन फिर लेता है, घूम लेता है, पर याद फिर भी कुछ नहीं रहता। कबीर किसे निंदिए के लिए मना करता है, यानी किसकी निंदा न करने के लिए मना करता है? तो कहते हैं घास को, यानी अगर उसका एक तिनका भी हमारे पैर नीचे दबा होता है तो यानी पैरों नीचे जो घास होती है उसकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। यदि उसका एक तिनका भी हमारी आंख में चला जाता है तो बहुत ही कष्ट और पीड़ा होती है। दुहेली का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दुहेली का? दुखदाई, यानी बहुत ही दुख देने वाली होती है। या आपा को डारी दे में आपा है, यानी आपा क्या है? तो क्या है? आपा अहंकार है। क्या है? आपा अहंकार है। संसार में किसका कोई शत्रु नहीं होता? किसका कोई शत्रु नहीं होता? जो शीतल मन का होता है, यानी बहुत ही शांत मन का होता है। मनुआ तो दहु दिशि फिरे में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार है। दहु दिशि फिरे, द वर्ण की आवृत्ति के कारण, यानी 10 दिशाओं में फिरता है। तलवार क्या है? तलवार क्या है? तो क्या है तलवार? तलवार क्या है? तलवार है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। पंक्ति में बैरी शब्द क्या है? तो क्या होता है बैरी? दुश्मन। क्या होता है बैरी? जग में बैरी कोई नहीं, यानी हमारा जग में कोई भी दुश्मन नहीं होता यदि हमारा जो मन है, जो हमारा मन है वो क्या हो? शीतल हो, यानी कि शांत हो, शीतल हो। तो यह था हमारा 9वां लेसन। अगला जो लेसन है हमारा पाठ 10, काम चोर। हमारा पाठ है कामचोर, जिसकी जो लेखिका है वो है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। यूपी के बदायूं में। साहित्य के प्रति इनकी गहन रुचि थी। इन्होंने अनेक कहानियाँ, उपन्यासों तथा आत्मकथा की रचना की। इन्होंने अनेक चलचित्रों की पटकथा भी लिखी। इन्होंने जुगनू फिल्म में भी अभिनय किया था। इनकी पहली फिल्म सन 1943 में आई थी। इनकी आखिरी फिल्म गर्म हवा थी। कौन सी थी? गर्म हवा। इस्मत के लेखन का आधार भी काफ़ी विस्तृत था। इनकी प्रसिद्धि का आधार भी इनकी कहानी लिहाफ थी। कौन थी इनकी प्रसिद्धि का आधार? इनकी कहानी लिहाफ। इन्होंने सन 1941 में लिखा था
उर्दू साहित्य की जो लिहाफ था वो कौन सी उसमें लिखा गया था 1941 में। उर्दू साहित्य की दुनिया में इसमन आपा के नाम से प्रसिद्ध थी। किस नाम से प्रसिद्ध थी? इसमन आपा उर्दू साहित्य में। इनका निधन 24 अक्टूबर 1991 में हुआ था। इनका जो जन्म था 15 अगस्त और 1915 में। रिलेशन ना के याद रख लीजिएगा, 15 ही अगस्त था और 1915 में, और निधन 24 अक्टूबर 1991 में। इनकी रचनाएं हैं, कहानी संग्रह हैं शैतान, कलियां, एक रात एक बात, चोटें। शैतान, कलियां, एक रात एक बात और चोटें। फिर है जिद्दी, जो उपन्यास है इनका, एक कतरा एक खून, मासूमा, सैदाई, बांदी आदि। कौन कौन से उपन्यास हैं? जिद्दी, एक कतरा एक खून, एक कतरा एक खून, मासूमा, सैदाई, बांदी आदि। फिर इनकी आत्मकथा कागजी है पैराहन, कागजी है पैराहन। फिर जो कामचोर पाठ है इसका सार है। कामचोर इस्मत चुगताई द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। क्या विधा है कामचोर की पाठ की? यह एक विधा है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी का वास्तविक रूप प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि कामचोर किसी काम को किस प्रकार करते हैं, यानी काम से जो चीज चुराने वाले होते हैं वे किसी भी काम को किस प्रकार करते हैं। उससे निकलने वाले परिणाम पर लेखिका व्यंग्य करते हुए माना है कि पहले माँ बाप अपने बच्चों का काम करने की आदत नहीं डालते और फिर उनके निठल्लेपन से परेशान होते हैं। यानी यह जो परिणाम होता है वो किसको भुगतना पड़ता है? माँ बाप को भुगतना पड़ता है। काफ़ी लंबे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में रहने वाले ये मोटे मोटे कामचोर किस काम के हैं, यानी जो उस घर में व्यक्ति रहते हैं या फिर बच्चे रहते हैं, वे कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं। इतने में आवाज़ आती है, काम चोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। इन वाक्यों को सुनकर बालकों का मन कुछ करने के लिए व्याकुल हुआ। उन्होंने स्वयं कार्य करने का निश्चय कर लिया। कार्य की शुरुआत पानी पीने से हुई। पानी के मटके के पास अत्यधिक घमासान हुआ। कहाँ से शुरुआत हुई? पानी पीने से। और पानी के मटके के पास, कहाँ पर घमासान हुआ? पानी के मटके के पास। मटके और सुराहियाँ इधर उधर जा गिरी। यह दृश्य देखकर अम्मा ने सोचा, यह भला काम करेंगे। यह भला काम करेंगे। बच्चों के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिए। बहुत से काम हैं तो तुम कर सकते हो। किसको बता दिया अम्मा ने काम? बच्चों को। मिसाल के लिए, और क्या सोचा अम्मा ने? कि यह भला काम करेंगे। यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। बच्चों द्वारा काम करना शुरू हो गया। वे दरी को झाड़ने, लकड़ी से पीटने लग गए। परिणाम यह हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। किसी ने बताया कि पानी छिड़क कर झाड़ू लगाई जाती है, तो उन्होंने दरी पर पानी डाल दिया। मिट्टी का दूर होना तो दूर, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ जमा हो गया। इस काम के बाद सबको आंगन से बाहर निकाल दिया गया। किस काम के बाद? कि दरी पर को झाड़ रहे थे कि धूल दब जाएगी पानी से, पर उन्होंने क्या किया? दरी पर ही पानी डाल दिया और सारी जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इसके बाद सब बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी दें। सभी बच्चे अब घर की बाल्टियां, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की ओर भागे। नल पर भी घमासान शुरू हो गया। अब ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि उनको ये बोला गया था कि काम करोगे तो फिर बाद में तनख्वाह भी मिलेगी, यानी पैसे मिलेंगे। इसीलिए सब में घमासान हो रहा था कि कोई भी काम है वो खुद करेंगे। क्या हिम्मत किसी की कि बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए? अब बर्तनों पर बर्तन की मार होने लगी। धक्का मुक्की, कोनियाँ एक दूसरे पर बरसने लगी। अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में भी गिर गए। पास के बंगले में से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा नहलाना शुरू किया। कितना आना? 4 आना प्रति बच्चा। बच्चों ने सोचा कि उनसे कोई काम नहीं हो सकता। अचानक उन्हें विचार आया क्यों ना मुर्गियां ही बंद कर दें। बस सभी मुर्गियां भगाने लगे। चारों ओर से दबड़े दबड़े की आवाज़ आने लगी। मुर्गियां भी बहुत तेज थी, वे किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। सभी बच्चे परेशान हो चुके थे। देखते ही देखते एक मुर्गी दीदी कामदानी के सिर और दुपट्टे पर खीर गिराती हुई आगे निकल गई। एक बड़ा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने के सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ
हुआ निकल गया। एक मुर्गा छेद में से इस तरह दौड़ा कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ा। उस पर हाथ मुंह धो रही थी उस समय वह हाथ मुंह धो रही थी। कौन? मौसी जी। अब सारी मुर्गियां बिना किसी रोक टोक के इधर उधर भाग रही थी। मुर्गियों में असफलता मिलने के बाद बालकों ने सोचा कि चलो भेड़ों को दाना डाल दिया जाए। सारा दिन भूखी भेड़ें दाने की ओर इस तरह दौड़े कि भागना कठिन हो गया। अब भेड़ें सब कुछ अस्त व्यस्त करते हुए आगे बढ़ती गई। बिना किसी संकोच भाव से भेड़ें सबको रौंदती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। यानी काम बनने के बजाय बिगड़ते चले गए। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। कौन सो रही थी? हज्जन माँ। उनके ऊपर से जो भेड़ें दौड़ी तो वह दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। कुछ देर में भेड़ें छाछ को भूलकर सब्जी की टोकरी में टूट पड़ी। भेड़ को मारने पर लगता है जैसे कई रुई के गड्ढे को पीट रहे हों। थोड़ी ही देर में भेड़ों ने तरकारी को छिलकों समेत कढ़ाई में झोंक दिया। इस कार्य में भी असफलता मिलने के बाद बच्चे अब भैंसों का दूध निकालने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। सबने तय किया कि भैंस को आगे पीछे बांध दिया जाए। झूले की रस्सी निकालकर भैंस के पैर बांधे गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी। भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग निकली। चाचा की चारपाई जब पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर जो भूमि पर गिरा तो वे समझ गए कि आंधी तूफान में आ फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। जब उन्हें वास्तविक बात का पता चला तो वे बच्चों को छोड़ने वाली बात पर भला बुरा कहने लगे। सहसा याद आया कि बछड़ा तो खोला ही नहीं था। अब बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े को आता देख व्याकुल भैंस रुक गई। बछड़ा उसी समय दूध पीने में जुट गया। धुने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके लेकिन बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर रह गई। बाकी सब बछड़ा पी गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। चारों ओर टूट फूट, इधर उधर सामान ही सामान मिल रहा था। अम्मा ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अब्बा ने सबको पंक्ति में खड़ा करके पूरी बच्चा बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। सभी बच्चों ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया और कहा कि किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यानी किसी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे घर में ऐसा हो गया था जैसे कोई आंधी तूफान आ गया हो, कोहराम मच गया हो। काम बनने के बजाय सभी काम बिगड़ गए। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कामचोर कहानी की लेखिका कौन है? इस्मत चुगताई। कौन है? इस्मत चुगताई। यह भला काम करेंगे किसका कथन है? तो किसका कथन है? यह अम्मा का। किसका कथन था? यह अम्मा का। घमासान युद्ध किसके पास हुआ? घमासान युद्ध किसके पास हुआ? पानी के मटकों के पास हुआ। सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते में हम कौन हैं? तो कौन है? हम बच्चे। कौन है? हम बच्चे। बच्चे किसके सपने देखते हुए काम में जुट गए? क्या मिलना था बच्चों को? बच्चों को मिलनी थी तनख्वाह। इसीलिए उन्हें लगा कि अगर हम काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। बुजुर्ग जरा जरा सी बात पर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? टोक रहे थे। दरी पर छिड़कने से धूल क्या हुआ? क्या हो गया था? धूल कीचड़ बन गई थी। पेड़ों को पानी देने के लिए सब लोग किस पर टूट पड़े? तो किस पर टूट पड़े थे? सब लोग नल पर टूट पड़े थे। कीचड़ में लथपथ बच्चों को नहलवाने के लिए नौकरों को प्रति बच्चा कितने आने देने थे? 4 आने। कितने आने? 4 आने। 2 मुर्गियां किन प्यालों पर होकर निकल गई? किन प्यालों पर होकर निकल गई 2 मुर्गियां? खीर के प्यालों पर। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए
किसमें कूद पड़ा, किसमें कूद पड़ा, अम्मा के पीकदान में। सारी मुर्गियां बेनकेल क्या बनी, चारों तरफ दौड़ रही थी। तो क्या होती है बेनकेल, क्या होती है बेनकेल, क्या बनी ऊंट। भूखी भेड़ें किसका सूप देखकर झपटी, तो किसका सूप देखकर, दाने का सूप देखकर। बच्चे कितनी भैंसों का दूध दुहने में जुट गए थे, तो कितनी भैंसों का, 4 भैंसों का। भैंसों के पिछले 2 पैर किसकी चारपाई से बांध दिए गए थे, चाचा की चारपाई से। किसकी चारपाई से, चाचा की। दूध धुलने वाली बाल्टी छपाक से कहाँ गिर पड़ी थी, तो कहाँ गिर पड़ी थी, गोबर में गिर पड़ी थी। कहाँ गिरी थी, गोबर में। फिर है प्रश्न नंबर 17, मातम सा मनाने वाली किसके आंसू पोंछे गए, किसके आंसू पोंछे गए, तरकारी वाली के। अम्मा कहाँ जाने के लिए सामान बांधने लगी, कहाँ जाने के लिए अम्मा सामान बांधने लगी, आगरा। पूरा बटालियन का कोर्ट मार्शल किसने किया, किसने किया था, अब्बा ने। किसने किया, अब्बा ने। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यह कथन किसका था, तो किसका था यह कथन, अब्बा का। दीदी का क्या नाम था, क्या नाम था दीदी का, धानी। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका था, अम्मा का था। बटालियन से अभिप्राय है, तो किस क्या अभिप्राय है बटालियन से, पलटन। तो यह था पाठ नंबर 10 कामचोर। हम पाठ नंबर 11 कर लेते हैं। पाठ नंबर 11 है हमारा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी एक कुशल लेखक हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से सिनेमा जगत से संबंधित जानकारी सुंदर ढंग से दी है। एक समय था जब सिनेमा देखते समय ध्वनि सुनाई नहीं देती थी, यानी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, मूक फिल्में होती थी। हम सहज ही कल्पना कर सकते थे कि उस समय की ध्वनि रहित फिल्म आज की फिल्मों से कितनी भिन्न होती होंगी। लेखक ने केवल फिल्म के विषय में ही नहीं लिखा बल्कि तत्कालिक परिस्थितियों का भी परिचय दिया है। तो पाठ का सार पढ़ लेते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी द्वारा लिखा गया एक श्रेष्ठ निबंध है। तो क्या विधा है पाठ की, निबंध है। क्या, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों में के बदलते स्वरूप और सवाक फिल्मों के आगमन का सुंदर अंकन किया है, यानी जब बोलते नहीं थे और फिर बोलने से जब ध्वनि आ गई, सबका सुंदर अंकन किया है। लेखक ने निबंध का प्रारंभ देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर लिखी पंक्तियों से किया है। कौन सी फिल्म, पहली बोलती फिल्म आलम आरा की लिखित पंक्तियों से किया है, जो इस प्रकार से थी, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। क्या लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। वे सभी सजीव हैं, कौन सी फिल्म पर है ये पंक्तियां, आलम आरा पर, कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 कितने, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, कितने, 78। 14 मार्च 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और चमत्कारी दिन था। कौन सा, 14 मार्च 1931। यहाँ से यहाँ तक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो पेपर में आ सकती हैं, क्योंकि इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था। किस दिन, 14 मार्च 1931 को। इसी दिन से बोलती फिल्मों का नया युग प्रारंभ हो गया। प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या था, आलम आरा। इसे बनाने वाले निर्देशक का नाम था एम ईरानी। क्या नाम था, एम ईरानी। उन्होंने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। कौन सी फिल्म देखी थी एम ईरानी ने, शो बोट देखी। बोलती फिल्म बनाने का निश्चय कर लिया और उन्होंने अपनी फिल्म का आधार एक पारसी नाटक को बनाया था। तो क्या बनाया था, कौन सी फिल्म आलम आरा का आधार क्या बनाया गया था, एक पारसी नाटक। इस नाटक के कई गीत जो के तो फिल्म में ले लिए गए। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण उनकी शूटिंग रात को करनी पड़ी थी।
आलम आरा की शूटिंग रात में करने के कारण इनमें कृत्रिम प्रकाश करने की व्यवस्था की गई थी। कैसा प्रकाश किया गया था? कृत्रिम प्रकाश की प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जो बाद में फिल्म निर्माण की एक अति आवश्यक अंग बन गया। आलम आरा ने भविष्य को अनेक अभिनेता, निर्देशक, तकनीशियन प्रदान किए, जिन्होंने सिनेमा जगत में नाम कमाया। तो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? हमारी आलम आरा थी। और सबसे बड़ा दिन कौन सा था? 24 मार्च 1931। 24 मार्च 1931। अर्धेसिर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक, लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई, यानी 150 से अधिक मूक और 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। कैसी थी? अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी। फिल्म में काम करने वाला प्रत्येक कलाकार अद्भुत और अनोखा था। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। कौन थी? जुबैदा। नायक विट्ठल थे। विट्ठल उस समय सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेता थे, यानी सबसे अधिक तनख्वाह पाने वाले अभिनेता थे। इस फिल्म में उर्दू और हिंदी का अनूठा संयोजन था, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य आदि का भी अनूठा संगम था। विट्ठल के चयन से आलम आरा फिल्म अत्यंत लोकप्रिय रही। विट्ठल का चयन पहले नायक के रूप में किया गया था, लेकिन उर्दू ठीक से बोल न पाने के कारण बाद में उन्हें निकाल दिया गया। इस बात से दुखी होकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली, यानी कोर्ट में। इनका मुकदमा उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, और वह अपना मुकदमा भी जीते। यानी उनको उर्दू ठीक ठाक नहीं आती थी, तो इसलिए उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया था, और फिर इन्होंने फिल्म वालों पर केस कर दिया था। और इनका मुकदमा फिर किसने लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, और फिर वो जीत भी गए थे। यह भारत की पहली सवाक फिल्म के अभिनेता बने। उन्होंने इसके बाद अनेक फिल्मों में लंबे समय तक नायक, स्टंटमैन के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके साथ साथ उस समय आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता थे। आगे चलकर ये लोग भारतीय फिल्म उद्योग के आधार स्तंभ बने। आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में हुआ था। कौन से सिनेमा हॉल में? मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में। यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली थी। कितने सप्ताह तक? 8 सप्ताह तक। इसके देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म थी। यह भीड़ पुलिस नियंत्रण से बाहर भी चली जाती थी। समीक्षकों ने उस समय फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। कौन सी फैंटेसी? भड़कीली फैंटेसी फिल्म। यह फिल्म 10,000 फुट, कितने हजार फुट? 10,000 फुट लंबी थी। कितने हजार फुट लंबी थी? 10,000 फुट लंबी थी। इसे बनाने में कुल 4 महीने का समय लगा। कितने महीने का? 4 महीने का। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर अत्यधिक विनम्र स्वभाव के थे। उनकी विनम्रता का परिचय इसी बात से मिलता है कि जब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस समय कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। आलम आरा के प्रदर्शन के बाद से गायक, फिल्म अभिनेता बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगे। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा के स्थान पर सामान्य जन में प्रचलित भाषाओं का एक नवीन युग प्रारंभ हो गया। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का प्रभाव उस युग के दर्शकों पर अत्यधिक पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उस युग की औरतों की पहली पसंद थी। और हेयर स्टाइल तो अब भी क्या औरतों की पहली पसंद होती है, कि कोई भी ड्रेस पहनेंगी तो उस पर हेयर स्टाइल क्या होगा। अब है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? प्रदीप तिवारी। और इसकी विधा क्या है? यह एक निबंध है। देश की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। सिनेमा ने किस दिन बोलना सीखा? तो 14 मार्च 1931 को। 14 मार्च 1931 को। भारत में पहली बोलती फिल्म को बनाने वाला कौन था? तो कौन था? अर्देशिर एम ईरानी था। कौन था? एम ईरानी था। अर्देशिर ने हॉलीवुड में कौन सी बोलती फिल्म देखी थी? शो बोट देखी थी। कौन सी देखी थी? शो बोट देखी थी। अर्देशिर ने हॉलीवुड में बोलती फिल्म कब देखी थी? 1929 में देखी थी। कब देखी थी? 1929 में देखी थी। अर्देशिर अपनी फिल्म की पटकथा किस रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर लिखी थी? तो किस नाटक के रंगमंच को आधार बनाकर लिखी थी? पारसी नाटक को। किसको?
फारसी नाटक हो। आलम आरा के पहले पार्श्व गायक कौन थे? तो कौन थे? WN खान थे। WN खान थे, वो थे अर्देशीर M ईरानी, और यहाँ पर क्या है? WN खान। WN खान। अर्देशीर की कंपनी ने लगभग कितनी मूक फिल्में बनाई थी? मूक फिल्में थी 150 की और सवाक फिल्में थी 100। सॉरी, 150 से ऊपर उन्होंने बोला था, यानी कि 200, और सवाक फिल्में 200। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग, 200। अर्देशीर की कंपनी ने लगभग कितनी बोलती फिल्में बनाई थी? बोलती फिल्में कितनी थी? 100 थी। कितनी थी बोलती फिल्में? 100। आलम आरा किस फिल्म जैसी फैंटेसी थी? तो किस फिल्म जैसी फैंटेसी थी? अरेबियन नाइट्स। आलम आरा फिल्म के नायक कौन थे? कौन थे? विट्ठल थे, जिनको उर्दू ठीक ठाक से नहीं आती थी, और फिर उनको फिल्म से निकाल दिया गया था, और फिर उन्होंने केस करके वापस आए थे जीतकर। आलम आरा फिल्म की नायिका कौन थी? जुबैदा थी। कौन थी? जुबैदा। आलम आरा मुंबई के किस सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी? तो कौन से सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी? मैजेस्टिक सिनेमा में। किसमें? मैजेस्टिक। आलम आरा कितने हजार फुट लंबी फिल्म थी? तो कितने हजार फुट? 10,000 फुट लंबी फिल्म थी। किस फिल्म के कारण बोलती फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों का कोपभाजन बनना पड़ा था? खुदा की शान। किसके कारण? खुदा की शान। अर्देशीर को कब सम्मानित किया गया था? तो कब सम्मानित किया गया था? 1956 में। माधुरी फिल्म की नायिका कौन थी? सुलोचना थी, जिनका हेयर कट से प्रभावित होकर जो औरतों में बहुत ही फेमस स्टाइल बन गया था, उनका हेयर कट। आलम आरा में कौन सा अभिनेता नहीं था? तो कौन सा अभिनेता नहीं था? दिलीप कुमार नहीं थे। पृथ्वीराज कपूर, याकूब, सोहराब मोदी, यह सभी थे, दिलीप कुमार नहीं थे। आलम आरा कितने सप्ताह तक मैजेस्टिक में चली थी? तो कितने सप्ताह तक चली थी? 8 सप्ताह तक चली थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों की शूटिंग कब होती थी? तो कब होती थी अधिकतर? आलम आरा की तो रात में हुई थी, जबकि इसको कृत्रिम प्रकाश देना पड़ा था, यानी कि मूक फिल्मों की दिन के प्रकाश में होती थी। नायक विट्ठल का मुकदमा किसने लड़ा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। आलम आरा फिल्म कितने महीने में तैयार हुई थी? तो 4 महीने में तैयार हो गई थी। तो यह थे हमारी 11वां लेसन कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके आगे फिर हम लेसन 12, 13 और 14 कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में।